तब भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में है, तब उसकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। और किस व्यक्ति को वो नियुक्त कर सकता है या भारत का महान्यायवादी कौन व्यक्ति बन सकता है? उसके लिए क्या योग्यता है कि वह ऐसा व्यक्ति जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य हो, है ना, या योग्यता रखता हो। ऐसा व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या कर सकता है? भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त कर सकता है। आए नहीं समझ में? तो इसमें ये जो अनुच्छेद 76 का खंड 1 है, इसमें 2 क्वेश्चन मिल गए। पहला क्वेश्चन मिल गया कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। किस व्यक्ति की महान्यायवादी के रूप में नियुक्ति कर सकता है, या महान्यायवादी नियुक्त होने के लिए व्यक्ति की योग्यता क्या होनी चाहिए कि वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो, है ना। ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। अब महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी माना जाता है। फिर इसके बाद यह भारत सरकार की जो महान्यायवादी है क्या करता है? भारत सरकार को विधि संबंधी क्या करता है? सलाह देता है ना। क्या करता है? विधि संबंधी सलाह देता है, विधि से संबंधित सभी विषयों पर। जिससे कि भारत सरकार को सलाह लेना है तो किससे लेता है? भारत के महान्यायवादी से लेता है, ठीक है। और महान्यायवादी को ये भी ध्यान रखना, जो भारत का महान्यायवादी है उसको भारत में स्थित सभी न्यायालयों में, भारत में स्थित सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। मतलब कि भारत का महान्यायवादी भारत में स्थित किसी भी न्यायालय में, चाहे वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट हो, या उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट हो, या उच्चतम न्यायालय हो, उसमें भारत सरकार की तरफ से उसको उपस्थित होने का और साथ ही साथ उसको सुनवाई का भी अधिकार है। उसको ये नहीं करना है कि अन्य वकीलों की तरह उसको वकालतनामा लगाए या अनुमति ले, है ना। उसको संविधान के अंतर्गत ही अधिकार प्रदान किया गया है कि भारत का महान्यायवादी भारत के किसी भी न्यायालय में उपस्थित हो सकता है और उपस्थित होकर के भारत सरकार का पक्ष रख सकता है, उसको सुनवाई का भी अधिकार होगा। ये प्रावधान अनुच्छेद 75 के खंड 3 में किया गया है ना। अनुच्छेद 75 का खंड 3 पढ़ो, देखो उसमें लिखा है ना कि महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा, है कि नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि भारत का महान्यायवादी भारत के किसी भी न्यायालय में उपस्थित हो सकता है और उसको सुनवाई का अधिकार होता है। फिर जो अनुच्छेद 75 का खंड 4 है, इसमें क्या बताया गया है कि महान्यायवादी कितने वर्षों तक पद धारण कर सकता है? महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है ना। महान्यायवादी क्या करता है? महान्यायवादी राष्ट्रपति के, है ना, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, है ना, प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। प्रसाद पर्यंत मतलब कि राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार। तो राष्ट्रपति की इच्छा किसकी इच्छा होती है? मंत्रिपरिषद की इच्छा होती है। मंत्रिपरिषद ही सलाह देती है कि कौन व्यक्ति को राष्ट्रपति वो महान्यायवादी नियुक्त करेगा और राष्ट्रपति कब इसको हटाएगा, है ना। तो समानतः महान्यायवादी कौन व्यक्ति? ऐसा व्यक्ति ही होता है, गवर्नमेंट का व्यक्ति होता है। तो समानतः सेंट्रल गवर्नमेंट में जिस दल का सरकार रहता है वही दल अपनी इच्छानुसार क्या करता है? महान्यायवादी को नियुक्त करता है। और जैसे ही सरकार चेंज हो गई सेंट्रल में, वैसे ही क्या होता है, जब जैसे ही नई सरकार बनेगी वह नई सरकार क्या करेगी? उस महान्यायवादी को हटाने की सिफारिश कर देगी और फिर अपना महान्यायवादी नियुक्त करती है। तो इस प्रकार से जो महान्यायवादी है, इसीलिए कहा गया है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार उसको राष्ट्रपति जब भी चाहे उसको पद से हटा सकता है, लेकिन ये उसकी जो इच्छा अनुसार है वह किसका इच्छा होती है? मंत्रिपरिषद की होती है। क्यों होती है? क्योंकि मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति कार्य करने के लिए बाध्य होता है, ठीक है। तो ये हो गया भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76।
हो गया ना? आ गया समझ में? कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, उसकी नियुक्त होने की कौन व्यक्ति महान्यायवादी नियुक्त हो सकता है नहीं, उसका कार्य क्या है या उसका कर्तव्य क्या है, उसको सभी न्यायालयों में उपस्थित होने का सुनवाई का अधिकार है, प्रसाद पद धारण करता है और वह ऐसी पारिश्रमिक पाता है जो राष्ट्रपति अवधारित करे। यह भी ध्यान रखना कि महान्यायवादी ऐसे पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो कि राष्ट्रपति अवधारित करता है, न कि संसद। ठीक है? जबकि जो प्रधानमंत्री है या अन्य मंत्री हैं वो ऐसी पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं जैसा कि संसद अधिनियमित करती है या अवधारित करती है। तो प्रधानमंत्री हैं या अन्य मंत्री हैं, इस सब का जो वेतन है वह संसद के द्वारा निर्धारित होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हैं, है ना, या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, इनका जो पारिश्रमिक है वह कौन अवधारित करता है? संसद विधि बना करके अवधारित करती है। ठीक है? जबकि जो यहाँ पर क्या है महान्यायवादी के लिए कि महान्यायवादी ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जैसा राष्ट्रपति अवधारित करे। तो इस पर भी क्वेश्चन प्री में बन सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि महान्यायवादी ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करता है जैसा राष्ट्रपति अवधारित करे, संसद अवधारित करे या विधानसभा अवधारित करे, है ना, या उच्चतम न्यायालय अवधारित करे। ठीक है? ऐसा ऑप्शन बना दिया, तब क्या होगा उसमें? जैसा राष्ट्रपति अवधारित करे। ठीक है? तो ये हो गया अनुच्छेद 76। आया ना समझ में? ये महाभारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब है अनुच्छेद 77। 77 आर्टिकल 77 में क्या है? भारत सरकार के कार्य का संचालन। तो इसमें जो अनुच्छेद 77 का पहला खंड है, पढ़ो क्या है? भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई किसके नाम से की जाती है? राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। ये भी क्वेश्चन है और ये भी बार बार पूछा जाता है, वहाँ टिक लगा लो कि भारत सरकार की जितनी भी समस्त कार्यपालिका कार्रवाइयाँ हैं वो सारी की सारी किसके माध्यम से की जाती है, किसके नाम से की जाती है? राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। लिखा है ना कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी, है कि नहीं है? तो इस पर टिक लगा लो कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई किसके नाम से होती है? राष्ट्रपति के नाम से। चाहे कोई भी छोटा से छोटा कार्य हो, चाहे बड़ा से बड़ा कार्य हो, जो भी कार्यपालिका कार्रवाई है वो सारा का सारा राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। यह अनुच्छेद 77 के खंड 1 में दिया गया है। ठीक है? फिर उसके बाद खंड 2 पढ़ो क्या है? आदेशों और अन्य लिखतों को ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में विनिर्दिष्ट किया जाए, है ना। फिर उसके बाद खंड 3 में क्या है कि राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। तो समानता क्या होता है कि मंत्रियों का जो विभाग का आवंटन होता है वह प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है ना। प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो मंत्री की जो भी नियुक्ति हुई है उनको विभागों का जो आवंटन है वह कौन करता है? प्रधानमंत्री ही तय करता है कि हाँ ये मंत्री रहेंगे, लेकिन उसके लिए जो उनको जो शपथ दिलाता है वो राष्ट्रपति ही दिलाता है और उनकी नियुक्ति उस विभाग में राष्ट्रपति ही करता है। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन वह प्रधानमंत्री की सलाह से करता है और मंत्रियों के कार्यों के लिए वह नियम भी बना सकता है। तो अनुच्छेद 77 उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, अनुच्छेद 77 एग्जाम में आता भी नहीं। सामान्यतः बस एक ही चीज़ जो आता है और वो भी जब APO का PCJ का एग्जाम दोगे तो उसमें ही अक्सर बस यही एक लाइन जो पहला वाला खंड है अनुच्छेद 77 का खंड 1 है ना कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई जो है किसके नाम से की जाती है? तो वह राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। बस वही बे रखने, यही पर टिक लगा लो। समानतः यहीं से क्वेश्चन आता है, बाकी मेन ये LLB में ये सिलेबस में नहीं है और न इससे कहीं क्वेश्चन आना है, लेकिन फिर भी इसमें आ गया तो हम कहीं बता दें, ध्यान रहे, है ना। ये सब सारी चीज़ें क्वेश्चन है और ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब तुमको पढ़ना है संसद के बारे में। अनुच्छेद
79 है ना। संसद का गठन, छोटा सा सेक्शन है ना। संसद का गठन अनुच्छेद 79 है ना। तो अनुच्छेद 79 में ही देखो बताया गया है ना। अनुच्छेद 79 में क्या है? संसद का गठन है। अनुच्छेद 79 है कि नहीं? ये संसद सिलेबस में है, तुम्हारे LLB के सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस में है। संसद के बारे में पढ़ना है। तो अनुच्छेद 79 में क्या है? संसद का गठन। अनुच्छेद 79 संसद का गठन, तो उसमें लिखा है ना कि संघ के लिए एक संसद होगी। अब उसमें क्या लिखा है? जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगा। मतलब कि इसमें क्या लिखा? संसद का गठन किससे होगा? राष्ट्रपति है ना, और 2 सदनों से। उन दोनों सदनों का नाम बताओ। हाँ, और 2 सदनों से क्या दिया है? मिलकर बनेगा। बस अनुच्छेद 79 इतना सही है, इतना ही है ना कि अनुच्छेद 79 संसद का गठन। तो संसद का गठन किससे होता है? ये संसद कहाँ पर रहती है? सेंट्रल पर रहती है, संघ में। राज्यों में विधानमंडल होता है, ठीक है। तो विधानमंडल भी पढ़ना है, वो भी सिलेबस में है। तो पहले जो संघ के लिए है विधायिका, उसको पढ़ो। संघ की विधायिका क्या कहलाती है? संसद, है ना। तो संघ के लिए एक संसद होगी, है ना, जो किससे मिलकर बनेगा? राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगा। मतलब इसका क्या हुआ कि राष्ट्रपति भी संसद का एक अभिन्न अंग होता है। जो राष्ट्रपति है वह संसद का एक अभिन्न अंग होता है। तो इस प्रकार से जो संसद के अंग का अंग है वह 3 अंग हो गए, हो है ना। संसद के 3 अंग होते हैं, कौन कौन? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। ये हमेशा याद रखना। ये भी बार बार पूछा जाता है कि संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग। कौन कौन? राष्ट्रपति है, लोकसभा है और राज्यसभा है। तो ये अनुच्छेद 79 को पढ़ने से क्या निष्कर्ष निकलता है कि राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी संसद का एक महत्वपूर्ण अंग है। बिना राष्ट्रपति के संसद का गठन नहीं हो सकता। तो राष्ट्रपति संसद का महत्वपूर्ण अंग कैसे है? राष्ट्रपति को संसद का महत्वपूर्ण अंग क्यों माना जाता है? अनुच्छेद 79 में राष्ट्रपति को लिखा है ना कि संसद का गठन राष्ट्रपति और संसद के 2 सदनों से मिलकर बनेगा। तब तो उस राष्ट्रपति को संसद का महत्वपूर्ण अंग क्यों बनाया गया या क्यों माना जाता है? अनुच्छेद 79 में क्यों लिखा गया कि संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर ही बनेगा? वह लोकसभा और राज्यसभा से ही भी तो बनता है, क्योंकि उसका जो संसद के 2 ही भाग होते हैं। भाग और अंग दोनों में अंतर है। यदि ये पूछे कि संसद के कितने भाग हैं, तो 2 भाग हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन संसद के भाग का मतलब सदन, वो क्या पूछता है? सदन पूछता है। संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना कि संसद के सदन और संसद के अंग दोनों में अंतर है। संसद का जो सदन है वो 2 ही सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, ठीक है। लेकिन संसद का जो जब अंग पूछा जाएगा तब संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। जो संसद बनती है वह 3 चीज़ों से बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये अनुच्छेद 79 ने बताया कि संसद का गठन 3 चीज़ों से होगा। किससे किससे? राष्ट्रपति से और संसद के 2 सदनों से। 2 सदन का मतलब लोकसभा और राज्यसभा। तो यह हमेशा दिमाग में रहे कि जो यदि संसद का सदन पूछे कि संसद के कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन होते हैं, लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है। लोकसभा को उच्च सदन बोला जाता है, लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, ठीक है। और जो यदि पूछा जाए कि ये संसद का अंग कितने हैं, तो संसद के 3 अंग होते हैं, है ना, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो हमने तुमसे यही क्वेश्चन पूछा कि राष्ट्रपति संसद का महत्वपूर्ण अंग क्यों होता है, या संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 79 में राष्ट्रपति को संसद का महत्वपूर्ण अंग क्यों बनाया गया है? बनाने का कारण क्या है? तो बनाने का कारण यह है कि संसद के द्वारा जो भी विधेयक पारित होता है वह अधिनियम तब तक नहीं बन सकता जब तक कि राष्ट्रपति का उस पर हस्ताक्षर न हो जाए।
कोई भी विधि है या कोई भी कानून है वह प्रवर्तन में तभी आती है जबकि संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित होने के बाद उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है। जब तक जो भी कानून संसद के दोनों सदनों मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा से यदि कोई कानून पारित हो गया है तो पारित होने से ही वह लागू नहीं हो जाता, वह लागू तभी होता है जबकि उस पर राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर कर देता है ना। तो बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के कोई भी विधेयक कानून का रूप नहीं ले सकता और वह कभी भी प्रवर्तन में नहीं आ सकता। कोई भी लॉ है, कोई भी कानून है, वह इन्फोर्स तभी होगी जबकि उस पर राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट क्या करेगा, अपना सिग्नेचर करेगा या हस्ताक्षर करेगा। इसीलिए राष्ट्रपति भी क्या होता है, संसद का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। और संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, विधि बनाना। संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, विधि बनाना। कोई भी विधि बनाना हो तो सबसे पहले बिल या विधेयक लाया जाता है संसद के किसी भी सदन में, फिर वह दोनों सदनों से बहुमत से पारित होता है। फिर पारित होने के बाद जब राष्ट्रपति का उस पर हस्ताक्षर हो जाता है तभी वह कानून का रूप लेता है और तभी वह प्रवर्तन में आता है। तो जब तक यदि राष्ट्रपति ने मान लो लोकसभा और राज्यसभा से कोई विधेयक पारित हो गया, राष्ट्रपति के पास गया और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करता है तो वह विधेयक कभी भी कानून नहीं बन सकता या वह कभी भी लागू नहीं हो सकता। वह लागू तभी होगा जबकि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देगा। इसलिए राष्ट्रपति भी संसद का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, क्योंकि संसद का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वह है देश के लिए कानून का निर्माण करना या विधि बनाना। और विधि वो तभी बनेगी जबकि उसमें लोकसभा राज्यसभा के द्वारा वह पारित हो और साथ ही साथ राष्ट्रपति द्वारा उस पर हस्ताक्षर करके उसको प्रवर्तन में लाया गया है ना। इसीलिए अनुच्छेद 79 में यह कहा गया कि संसद के 3 अंग होंगे या संसद राष्ट्रपति लोकसभा और संसद के दोनों सदनों से मिलकर ही गठित होगा। आ गया ना समझ में कि राष्ट्रपति को संसद का महत्वपूर्ण अंग क्यों माना जाता है। आ गया ना। फिर इसके बाद अनुच्छेद 79 के बाद क्या है, अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 में क्या है, राज्यसभा की संरचना। अब एक कल बताएंगे, ठीक है। राज्यसभा, लोकसभा, उसके सदस्य की योग्यता, उसकी अयोग्यताएं, उनको कैसे हटाया जाएगा, ये सब सारी चीज़ें क्या हैं। संसद के सदन है ना, 2 सदन है, राज्यसभा लोकसभा, तो उनके सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, ठीक है। फिर जो निर्वाचित होते हैं या जो चुनाव लड़ते हैं उनकी योग्यता क्या है, संसद के सदस्यों की योग्यताएं क्या हैं, उनको किन किन आधारों पर हटाया जा सकता है ना। ये सारी चीज़ें कब बताएंगे, अब कल लोकसभा राज्यसभा के बारे में कल बताएंगे, उनकी संरचना, गठन, इस सब के बारे में कल बताएंगे, ठीक है।